हेलो गाइस, आज मैं द डिसेबल वांट्स टू रेबल मानवा का एपिसोड 8 एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। एंजॉय। पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि यिनली ने मू को अपनी गोद में बिठा लिया था। अब इसके आगे यिनली मू से बोलता है, तुम्हें पता है मैं पूरे 10 साल से उसका इंतज़ार कर रहा था और तब तक उसका इंतज़ार करता रहा जब तक हान शिंगवा फूल खिल कर मुरझा नहीं गए और वो फिर से मुरझा कर खिल नहीं गए। तुम मुझे बताओ कि वो इतना बेरहम कैसे हो सकता है और वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। यिनली की ऐसी बातें सुनकर मु यिनली से कहता है, यिनली तुम अभी नशे में हो। फिर मु अपने मन में सोचता है, भले ही यिनली नशे में हो, क्या उसे अभी तक विश्वास नहीं है कि मैं उसका मास्टर हूँ। मु की बातें सुनकर यिनली कहता है, हाँ मैं हूँ नशे में। एक जेंटलमैन को देखकर युनहो खुश नहीं है। अब फ्रेंड्स, ये युनहो कौन है मुझे भी नहीं पता, शायद हो सकता है यिनली का दूसरा नाम हो। यिनली की बात सुनकर मुंह हैरान हो जाता है और वो बोलता है, यिनली तुम क्या बात कर रहे हो। यिनली मुंह के कंधे पर सर रखते हुए बोलता है, अगर तुम बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हो तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते। फिर यिनली नशे की वजह से धीरे धीरे बेहोश होने लगता है। पूरा बेहोश होने से पहले यिनली बोलता है, सपने में एक दूसरे की तलाश, अलग अलग रास्ते, वापस लौटना मुश्किल। ये बोलकर यिनली बेहोश हो जाता है और उसके हाथ में जो मग था वो भी नीचे गिर जाता है। यिनली के बेहोश होने के बाद मुंह थोड़ा उदास होकर बोलता है, मुझे लगा कि मैं चला भी जाऊं तो तुम बस कुछ देर के लिए ही उदास रहोगे। मुझे लगता था कि समय सभी घावों और यादों को भरने की सबसे अच्छी दवा है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम पर समय चाकू की तरह है जो तुम्हारे दिल को चीरता ही जा रहा है। जितना समय बीतेगा उतना ही तुम्हारा खून बहेगा। यिनली, ये मास्टर की गलती है, मुझे माफ़ करना। जब से मेरा पुनर्जन्म हुआ है तब से अब तक मैं बस यही चाहता था कि तुम मुझे अपना मास्टर मानो, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे लिए ये 10 साल एक लंबा दर्द होगा, जबकि मेरे लिए तो ये 10 साल बस एक छोटा सा पल थे। मैं ये सब बातें हल्के में लेता था, ये सोचकर कि शायद मेरे सब कुछ बता देने पर हम अपने पुराने रिश्ते में फिर से लौट सकते हैं। चलो हम ये सब भूल जाते हैं। और धीरे धीरे फिर मु यिनली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, यिनली पिछले 10 सालों में तुमने जो भी किया और उसके जो भी रिजल्ट्स निकले, मास्टर तुम्हें उसके लिए माफ़ करते हैं। भविष्य में अब हमारे पास बहुत समय है और अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है। हम देखते हैं मुंह अपनी आंखें खोलता है। मुंह अपने मन में सोचता है, क्या कल मैं सो गया था। फिर मुंह अपने ऊपर एक कोट देखता है और वो अपने मन में सोचता है, हैं क्या ये यिनली का कोट है। तभी मुंह से कोई बोलता है, क्या तुम जग गए। आवाज़ सुनकर मुंह पीछे मुड़ता है। वो यिनली था। यिनली को वहां पर देखकर मुंह अपने मन में सोचता है, यिनली। मुंह कोट की तरफ इशारा करते हुए यिनली से पूछता है, क्या तुमने इसे मुझ पर डाला। फिर यिनली मुंह से कोट छीन लेता है और बोलता है, अगर अब तुम जग गए हो तो यहाँ मत रुको और जल्दी से चले जाओ। यिनली की बात सुनकर मुंह थोड़ा गुस्से में बोलता है, यिनली मैं नहीं जाऊंगा। क्या तुम्हें याद है कल रात तुमने क्या कहा था। मुझे लगता है हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। फिर अचानक से मुंह की नज़र उस किताब पर जाती है जिसे यिनली पढ़ रहा था। उस किताब को देखकर मुंह हैरानी में सोचता है, क्या पुनरुत्थान की किताब। अब मैं आपको बता दूं, मुंह का यहाँ पुनरुत्थान की किताब से मतलब है कि इस किताब में कुछ ऐसी विधियाँ लिखी है जिससे किसी मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है। मुंह की बात सुनकर यिनली बोलता है, मुझे याद नहीं कि कल रात क्या हुआ था। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे कोई बात करनी है। मैं तुम्हें निश्चित क्षेत्र में घुसने के लिए दोषी नहीं ठहराऊंगा, तो इससे पहले मेरा मन बदले चुपचाप यहाँ से चले जाओ। तभी मुंह यिनली के पास आता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, तुम रुको। यिनली, क्या जो तुम्हारे हाथ में किताब है वो पुनरुत्थान की किताब है। यिनली अपना हाथ मुंह से छुड़वाकर बोलता है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुंह यिनली का हाथ फिर से पकड़ लेता है और गुस्से में बोलता है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। यिनली, तुम मुझे सच सच बताओ, क्या तुम मेरे शरीर को फिर से जिंदा करना चाहते हो। मुझे ये किताब दिखाओ।
मुंह को इतना गुस्सा करता देखकर यिल्ली को भी गुस्सा आ जाता है और फिर वो मुंह का हाथ कसकर पकड़ता है और उसे घूरते हुए बोलता है, क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हें इतना ज़्यादा बर्दाश्त किया? क्या तुम्हारी ज़्यादा ही हिम्मत नहीं बढ़ गई? फिर यिल्ली गुस्से में मुंह को पीछे की ओर धकेल देता है और बोलता है, तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम मेरे हाथों से मेरे ही सामान को छीनो? यिल्ली की बातें सुनकर मुंह बोलता है, मैं तो बस वो किताब पढ़ना चाहता हूँ और वैसे भी यिल्ली, आत्मा को दुनिया में वापस लाने का कोई तरीका नहीं होता है और अगर फिर भी तुम कोशिश करोगे तो तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी जो स्वर्ग की पहुँच से भी परे होती है। इसलिए तुम। मुंह कुछ आगे बोलता ही इतने में यिल्ली बड़े एटीट्यूड में बोलता है, ओह, मुझे ऊंची कीमत चुकानी पड़ेगी? तुम्हें पता है पिछले 10 सालों में मैंने दुनिया के अनगिनत खजाने खोजे और उन्हें छीना है। मैं लंबे समय से खून और कर्ज के बोझ तले दबा पड़ा हूँ, लेकिन जब तक मेरा मास्टर जिंदा रह सकता है, मुझे चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यिल्ली की ये बातें सुनकर मुंह यिल्ली के दोनों हाथों को कसकर पकड़कर बोलता है, तुम। ठीक है, तो इस केस में मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुंह की ये बात सुनकर यिल्ली मुंह को घूरते हुए पूछता है, अभी तुमने क्या कहा? मुंह यिल्ली के और करीब आकर बोलता है, मुझे पता है कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी मेरी वजह से भटकते हुए नहीं देखना चाहता। ये सुनकर यिल्ली तो हैरान ही हो जाता है और वो बोलता है, तुम। मुंह एक प्यारी सी स्माइल देते हुए आगे बोलता है, क्या तुम खजाना ढूंढने के लिए नहीं जाना चाहते? और जिस आदमी को तुम मारना चाहते हो उसे तुम्हारा ये मास्टर मार देगा और जो कर्ज तुम्हारा था मैं तुम्हारे लिए चुका दूंगा। मुंह यिल्ली के गालों पर हाथ रखते हुए बोलता है, किसने कहा केवल मास्टर ही प्यार कर सकते हैं? मुंह की ये सारी बातें सुनकर यिल्ली की तो एक मासूम सी शक्ल बन जाती है। मुंह की ये सारी बातें सुनकर यिल्ली को कल रात की बातें याद आने लगती है, जब उसने कहा था कि मास्टर मेरा प्रकाश हैं और जब वो मर गए थे मेरा प्रकाश भी चला गया था। फिर यिल्ली हैरानी में अपने मन में सोचता है, क्या वो कल रात जो मैंने कहा था उसका जवाब दे रहा है? फिर हम देखते हैं उस रूम में एक चिड़िया आती है। चिड़िया की आवाज़ सुनकर यिल्ली और मुंह दोनों चिड़िया की तरफ देखने लगते हैं। वो चिड़िया बोलती है, मास्टर शूटिंग लिंग्यू हॉल के बाहर आपका इंतज़ार कर रहा है और वो मास्टर को याद दिलाना चाहता है कि आज उन्हें खजाना लेने के लिए बाहर जाना है। चिड़िया को इस तरह बोलता देखकर मुंह अपने मन में सोचता है, क्या वो एक मशीनी चिड़िया है? मुंह यिल्ली से पूछता है, क्या आज तुम दवा खोजने के लिए महल से बाहर जा रहे हो? तुम इस बार कौन सा खजाना खोजने जा रहे हो? फिर मुंह थोड़ा सीरियस होते हुए अपने मन में सोचता है, पहले यिल्ली ने खजाना लेने के लिए लियू चानमिन के लोगों का पीछा किया, अब वो फिर से महल छोड़ रहा है, क्या इस बार भी वो लोगों को मारेगा? फिर यिल्ली वहाँ से जाने लगता है और वो चिड़िया से बोलता है, चूटिंग को कहो थोड़ा इंतज़ार करे। मुंह जाते हुए यिल्ली को देखकर सोच रहा था, इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि यिल्ली ने कहा था कि पिछले 10 सालों में उसने बहुत से लोगों को मारा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आत्मा को पुनर्जीवित करने वाली किताब के अनुसार मुझे फिर से ज़िंदा करना चाहता है और इसलिए वो बहुत सारे कीमती खजानों को ढूंढ रहा है। जिस आदमी ने भी यिल्ली को ये किताब दी है उसके इरादे अच्छे नहीं लगते। वो आदमी कौन हो सकता है? मुंह ये सब सोच ही रहा था, इतने में उसके कंगन में फिर से गड़बड़ होने लगती है। फिर मुंह उस कड़े के मैजिक की वजह से यिल्ली के पीछे खींचा चला जा रहा था। ये सब देखकर मुंह अपने मन में सोचता है, क्या ये हानशिंगवा फूल का कड़ा? यिल्ली मुंह से बोलता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे 10 फीट से ज़्यादा दूर मत रहना, अब मेरे साथ चलो। कंगन की वजह से मुंह को तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा था और वो अपने मन में सोचता है, ये आदमी, एक बार बस मैं अपनी पहचान साबित कर लूँ, फिर मैं अपने इस अनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट को बताऊंगा कि अपने मास्टर की इज्जत कैसे की जाती है। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यिल्ली पुलिस है और मुंह चोर है और पुलिस चोर को हथकड़ी डाल कर ले जा रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंग्यू हॉल के बाहर चूटिंग को खड़ा दिखाया जाता है। चूटिंग लिंग्यू हॉल की तरफ देखते हुए सोच रहा था, उस आदमी ने बिना परमिशन के मास्टर के निषिद्ध क्षेत्र में घुसने की कोशिश की है। तब से पूरी रात बीत चुकी है, अब तक तो मास्टर ने उसे मार ही दिया होगा। फिर चूटिंग हंसते हुए बोलता है, जो कोई भी मास्टर का मूड बिगाड़ेगा वो डेथ के ही लायक है।
मास्टर बहुत अकेले और एरोगेंट हैं। वो बहुत ही ऊंची पोजीशन पर बैठे हैं। सभी लोगों पर राज करना उनकी डेस्टिनी है। कोई भी उनके साथ खड़े होने के लायक नहीं है। फिर हम देखते हैं यिनली वहां पर पहुंच जाता है और बेचारा मुंह भी यिनली के साथ खींचा चला आ रहा था। यिनली चूटिंग को देखकर बोलता है, चूटिंग। चूटिंग भी हैरानी में बोलता है, मास्टर। चूटिंग यिनली को ग्रीट कर रहा था, तभी उसकी नज़र मुंह पर जाती है। मुंह को देखकर चूटिंग हैरान हो जाता है। फिर चूटिंग बोलता है, तुम तुम अभी तक मरे नहीं हो? मुंह बोलता है, हाँ। क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? भला मुझे क्यों मरना चाहिए? मुंह की बात सुनकर चूटिंग चिढ़ जाता है और चिढ़ते हुए यिनली से बोलता है, मास्टर, इस आदमी ने निश्चित जगह में घुसने की कोशिश की है, तो क्या आप? यिनली बोलता है, उसने 1 या 2 से ज़्यादा कदम रखे हैं, इसलिए मैं उसे भविष्य में सज़ा दूंगा। और ये बोलकर यिनली मुंह को अपनी तरफ खींचता है, जिससे मुंह गुस्से में बोलता है, यिनली तुम? चूटिंग बोलता है, लेकिन मास्टर, ये निषिद्ध स्थान मू श्यानजुन का बेडरूम है। आपने ही एक बार बोला था कि जो भी यहाँ घुसने की कोशिश करेगा उसे मरना होगा। अब मैं आपको बता दूं, ये मू श्यानजुन नाम मू किंगी का ही है। चूटिंग की बातें सुनकर यिनली को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, क्या अब तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? यिनली को इतना गुस्से में देखकर चूटिंग के तो डर के मारे पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो डर के मारे नीचे बैठ जाता है और डरते हुए बोलता है, अधीनस्थ, मास्टर, अधीनस्थ की इतनी हिम्मत नहीं है। चूटिंग की बातों से यिनली को कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो चूटिंग को जोर से एक थप्पड़ मारता है और बोलता है, अगली बार तुमने अगर लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो मुझे रूट बनने के लिए दोषी मत देना। अब अपनी बातें समेटो और यहाँ से दफा हो जाओ। चूटिंग बोलता है, ठीक है मास्टर। फिर मुंह यिनली के करीब आकर बोलता है, तुम रुको, मैं भी दवा खोजने के लिए पैलेस से बाहर जाना चाहता हूँ। यिनली बोलता है, तुम मेरा लिंगशुआन पैलेस में ही इंतज़ार करो, मैं थोड़े दिन के लिए इस कंगन के जादू को ख़त्म कर दूंगा। तभी मुंह यिनली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था कि अब से मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? यिनली मुंह को घूरते हुए बोलता है, तुम? मुंह की ये बातें सुनकर चूटिंग तो गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, दवा खोजना एक बहुत ही प्रमुख घटना है, क्या तुम इसके लायक भी हो? मास्टर इसके लिए कभी नहीं मानेंगे। यिनली बोलता है, चूटिंग। चूटिंग खुश होते हुए बोलता है, जी मास्टर। फिर यिनली वहाँ से जाते हुए बोलता है, तुम महल में ही रहो और उसे मेरे साथ आने दो, मैं तुम्हारे बदले चला जाऊँगा। ये सुनकर चूटिंग तो हैरान ही हो जाता है और वो हैरानी में बोलता है, क्या? लेकिन लेकिन इतने में ही मुंह चूटिंग का कंधा पकड़कर बोलता है, लेकिन क्या? क्या तुमने यिनली को सुना नहीं? तुम यहीं रहो। मुंह की बात सुनकर चूटिंग चिढ़ जाता है और बोलता है, ये सब तुम्हारी गलती है, कमीने, तुम भी इसके हकदार हो। ये सुनकर मुंह बोलता है, मैं कम से कम तुमसे तो बेहतर ही हूँ। मुंह की बातें सुनकर चूटिंग अपने मन में सोचता है, क्या? फिर मुंह वहाँ से जाते हुए बोलता है, वो हार गया। ये सुनकर चूटिंग हैरान हो जाता है। मुझे लगता है यहाँ पर मुंह चूटिंग की ही बात कर रहा है, क्योंकि अब वो चूटिंग की जगह यिनली के साथ जा रहा है। फिर चूटिंग जाते हुए मुंह के पीछे से जोर से चिल्लाता है, तुम तुम अभी रुक जाओ। फिर चूटिंग गुस्से में अपने मन में सोचता है, ये कमीना, ये हरामी, इसे तो निश्चित क्षेत्र में भी कोई समस्या नहीं हुई और इसने तो मेरी जगह भी ले ली। नहीं, इसे मरना ही होगा, मैं इसे मास्टर को बर्बाद नहीं करने दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिए जिए को दिखाया जाता है, जो कहीं पर तो चढ़ाई कर रहा था। फिर जिए जिए एक जगह पहुंच जाता है और बोलता है, लिंगशुआन महल, मैं आखिरकार यहाँ पहुंच ही गया। फिर जिए जिए गुस्से में अपने मन में सोचता है, चू यिनली, तुमने मेरे लियू जानमिन के सभी लोगों को मार डाला। अगर मुझे यानी कि लियू जुए को भी मरना पड़े तो भी मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर अचानक से जिए जिए की नज़र आसमान में उड़ते हुए मुंह और यिनली पर जाती है। उन दोनों को देखकर जिए जिए सोचता है, क्या वो चू यिनली है? चू यिनली की नज़र भी उस तरफ जाती है, ऐसा लगता है उसने भी जिए जिए को देख लिया था। यिनली को दूसरी तरफ देखता देखकर मुंह भी उस ओर देखने लगता है और जिए जिए को देखकर बोलता है, क्या वो लियू जानमिन का स्टूडेंट नहीं है? वो लियू जानमिन के लोगों को छोड़कर यहाँ पर अकेला क्यों आया है? यिनली बोलता है, कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा कीड़ा है, ज़्यादा उस पर ध्यान मत दो और चलो यहाँ से।
दूसरी तरफ उन दोनों को जाता हुआ देखकर जिए जिए गुस्से में अपने मन में सोच रहा था, क्या चू यिनली ने सच में लिंगशुआन महल छोड़ दिया है? अब वो क्या करने जा रहा है? लिंगशुआन महल में नहीं, मेरे लिए उसे छिपकर मारना ज़्यादा आसान होगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें निर्वाण स्नो माउंटेन दिखाया जाता है। इसी जगह पर मू और यिनली आए होते हैं। मू इस जगह को देखकर बोलता है, उत्तरी सीमा में निर्वाण स्नो माउंटेन। यिनली, तुम यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? मैंने सोचा। यिनली बोलता है, तुमने सोचा कि मैं जोंग के लोगों को ढूंढने जाऊंगा? आखिरकार जोंग के लोगों का खजाना बहुत ही सीमित है और बाकी पूरी दुनिया में बिखरा हुआ है। फिर मुँह थोड़ा उदास होकर बोलता है, 10 साल पहले ये बर्फ़ से ढका एक पहाड़ नहीं था और यहाँ बहुत सारे लोग रहते थे और काम करते थे, लेकिन डीमंस के हमले के बाद यहाँ सबसे ज़्यादा तबाही मची। आज ये जगह एक बंजर भूमि बन गई है और बर्फ़ के टुकड़े में आज भी डीमंस की शक्ति है। मुझे नहीं पता इस विशाल बर्फ़ के नीचे कितने निर्दोष लोगों की हड्डियां दफन हैं। मुँह की ऐसी बातें सुनकर यिनली बोलता है, राक्षसों का हमला एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस श्रापित जीवन का कारण तुम नहीं हो, तो तुम खुद को दोष क्यों दे रहे हो? यिनली की बात सुनकर मुँह बोलता है, मैं, और फिर बीच में ही रुक जाता है। यिनली आगे बोलता है, तुम कोई भगवान नहीं हो जो सभी को बचा सको। यिनली की बातें सुनकर मुँह हैरानी में बोलता है, यिनली, क्या 10 साल पहले भी तुम ऐसा ही सोचते थे? यिनली थोड़ा उदास होकर बोलता है, ओह, 10 साल पहले, उस समय तो मुझे इस बात से नफरत हो रही थी कि बहुत सारे लोग बच गए। मुँह बोलता है, यिनली। तभी फिर ज़ोरों से हवा चलने लगती है। मुँह को ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो अपने मन में सोचता है, अब मेरा शरीर इतना ताकतवर नहीं रहा। मुँह अपने कांपते हुए हाथों को देखकर सोचता है, मुझे इस बर्फ़ से ढके पहाड़ की ठंड असहनीय लग रही है। लेकिन तभी यिनली पीछे से मुँह को कोट पहना देता है और बोलता है, तुम्हें थोड़ी सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं होती है, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरे पीछे आने की पड़ी है। यिनली को इतनी केयर करते देखकर मुँह अपने मन में सोचता है, यिनली? मुँह बोलता है, क्या ये तुम मेरे लिए जानबूझकर लाए थे? यिनली नज़रें चुराते हुए बोलता है, ज़्यादा मत सोचो, मेरी स्टोरेज स्पेस बहुत बड़ी है। ये संयोगवश मेरे पास था। मुँह हंसते हुए बोलता है, ओह, ऐसा है, तो फिर चलो। फिर मुँह अपने मन में सोचता है, यिनली की कल्टीवेशन पावर बहुत ऊंची और गहन है, उसे इतने मोटे कोट की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा शिष्य, भले ही 10 सालों में उसका बहुत स्वभाव बदल गया है, फिर भी उसका दृढ़ निश्चयी और कोमल दिल पहले जैसा ही है। लेकिन इतने में ही यिनली बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि हमें कहाँ जाना है? मुँह बोलता है, क्या? फिर वहाँ पर वो मशीनी चिड़िया आ जाती है और वो बोलती है, मास्टर। उस चिड़िया को देखकर मुँह अपने मन में सोचता है, क्या वो फिर से वही मशीनी चिड़िया है? उस चिड़िया से यिनली बोलता है, हमें उस जगह की लोकेशन बताओ। फिर वो चिड़िया वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है, मास्टर, मेरे साथ चलिए। चिड़िया को देखकर मुँह बोलता है, क्या वो मशीनी चिड़िया हमें खजाने वाली जगह बता सकती है? फिर यिनली मुँह को लेकर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है, इसमें महसूस करने की एबिलिटी है, खजाने की जगह का लगभग ये पता लगा सकता है। इसके बाद हमें एक जगह को दिखाया जाता है। उस जगह पर एक बहुत बड़ी गुफा थी जिसके अंदर वो चिड़िया जा रही थी। मुँह और यिनली भी उसके पीछे जा रहे थे। मुँह गुफा को देखकर बोलता है, अप्रत्याशित रूप से यहाँ अभी भी एक गुफा है, क्या वो मशीनी चिड़िया उसके अंदर उड़ गई? यिनली बोलता है, चलो चलते हैं और मुझे फॉलो करते रहो, खो मत जाना। मुँह सोचता है, मुझे नहीं पता कि यिनली कौन सा खजाना ढूंढ रहा है। पुनरुत्थान, क्या यिनली सच में इसके लिए इतना ऑब्सेस्ड है? फिर वो दोनों धीरे धीरे गुफा में आगे बढ़ने लगते हैं। मुँह अपने आसपास देखता है कि वहाँ पर पानी की बूंदें गिर रही थी। फिर मुँह हैरानी में बोलता है, यिनली, इस गुफा में तो कोई डीमन पावर ही नहीं है। यिनली बोलता है, बाहर की हवा और बर्फ़ भी इस गुफा को नहीं उड़ा पाई। ये इस जगह की एक और दिलचस्प जगह है। मुँह अपने मन में सोचता है, ये गुफा जानबूझकर बाहरी लोगों, हवा और बर्फ़ को ब्लॉक करने के लिए खोला गया है। ये क्या है? फिर यिनली एक जगह पर रुक जाता है। हम देख सकते हैं वहाँ से रोशनी आ रही थी। यिनली बोलता है, हम पहुँच गए। मुँह सामने की तरफ देखता है और बोलता है, क्या?
फिर वो सामने की तरफ देखकर हैरान हो जाता है और बोलता है, क्या ये एक गांव है? हम देख सकते हैं सामने की तरफ एक बहुत ही सुंदर सा गांव था जहाँ पर लोग काम कर रहे थे और यहाँ पर बाहर की तरह बर्फ़ नहीं थी, यहाँ पर तो सूरज उगा हुआ था। फिर मुँह अपना कोट उतारने लगता है और बोलता है, ये स्पष्ट रूप से बर्फ़ और स्नो के बाहर की जगह है। अप्रत्याशित रूप से ये एक गांव है जो वसंत की तरह गर्म है। यिल्ली एक पत्थर के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, ताओयान के चावल पैडीज यहाँ आते हैं और जाते भी हैं और युनशान का कोई प्राचीन या आधुनिक इतिहास नहीं है। ये ताओयान गांव है। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी आता है जो हंसते हुए बोलता है, क्या तुम कौन हो? तुम ताओयान गांव में कैसे आ सकते हो? उस आदमी को देखकर मुँह अपने मन में सोचता है, क्या ये एक ग्रामीण है? मुँह हंसते हुए बोलता है, बूढ़े आदमी, हम यहाँ कुछ ढूंढने आए हैं। वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है, ओह तुम कुछ वो बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोलता है, ओह तुम किसी की तलाश में हो? तो फिर क्यों ना तुम मेरे साथ गांव चलो? हमने लंबे समय तक किसी बाहरी को नहीं देखा है। मुँह एक प्यारी सी स्माइल देते हुए बोलता है, ठीक है। फिर मुँह यिल्ली के पास आता है और धीरे से बोलता है, यिल्ली, मुझे लगता है कि ये गांव थोड़ा सा अजीब है, चलो पहले इसे देखें फिर बात करें। यिल्ली बोलता है, मुझे भी ये गांव थोड़ा अजीब सा महसूस करा रहा है, क्या मैं इसे सीधे ही ख़त्म कर दूं? यिल्ली की ये बात सुनकर मुँह गुस्से में यिल्ली का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चू यिल्ली, नहीं। फिर मुँह सीरियस होकर अपने मन में सोचने लगता है, मैंने यिल्ली का पीछा किया ताकि उसे पागल होने से और फिर से लोगों को मारने से रोक सकूं, लेकिन अगर वो मेरी बात नहीं सुनता है तो वो खुद की ज़िंदगी को दांव पर लगाएगा और मेरे भी मुसीबत खड़ी करेगा। लेकिन तभी यिल्ली हंसते हुए बोलता है, ओह तुम खुद को देखो, तुम कितने सीरियस लग रहे हो। तो फिर चलो यहाँ से चलते हैं और तुम्हारी बात मानते हैं। यिल्ली की ये बात सुनकर मुँह तो हैरान ही हो जाता है और अपने मन में बोलता है, मेरी बात सुनते हैं? क्या चल रहा है? क्योंकि यिल्ली ने उस दिन नशे में कहा था, मुझे लगता है कि उसका स्वभाव सच में बदल रहा है और वो मेरी बात भी मान रहा है। तभी हम पेड़ के पीछे किसी का हाथ देखते हैं। वो कोई और नहीं, जिये जिये था। जिये जिये अपने मन में सोचता है, ताओयान गांव, चू यिल्ली यहाँ पर क्यों आया है? और उसके बगल में खड़ा वो आदमी, क्या वो वही आदमी नहीं है जिसने मुझे और मेरे भाई को बचाने के लिए यिल्ली से लड़ाई की थी? वो यिल्ली के साथ क्या कर रहा है? लेकिन कोई बात नहीं, मेरा यहाँ आने का केवल एक ही उद्देश्य है, मेरे उन भाइयों का बदला लेने के लिए मैं चू यिल्ली को मार डालूंगा जिसकी वजह से वो मर गए थे। अगर ये आदमी और चू यिल्ली एक साथ हैं तो मैं इन दोनों को मार डालूंगा। फिर यिल्ली को कुछ एहसास होता है और वो रुक जाता है। यिल्ली को ऐसा देखकर मुँह बोलता है, क्या गलत है? मुझे लगता है कि यिल्ली को पता चल गया कि जिये जिये उनका पीछा कर रहा है। यिल्ली बोलता है, कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा कीड़ा है जो हर जगह हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस एक छोटा सा कीड़ा। यिल्ली की बात सुनकर मुँह हैरानी में पेड़ की तरफ देखने लगता है और बोलता है, एक छोटा सा कीड़ा? लेकिन मुँह देखता है पेड़ पर तो कुछ था ही नहीं। तो गाइज़, इसी के साथ हमारा एपिसोड 8 ख़त्म होता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे कुछ दिन एग्ज़ाम चलने वाले हैं, इसलिए हो सकता है वीडियोज़ लेट अपलोड हों, तो थोड़े दिन आप वेट करना। एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।